प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। वर्ण विचार सबसे पहले बेटा इसमें वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। कि वर्ण भाषा की एक छोटी सी इकाई है जिसके टुकड़े न हो सके। किसकी इकाई? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर, इकाई। ये एक छोटी इकाई है जिसके टुकड़े न हो सके। जैसे ए, ई, उ, री, ये क्या है? वर्ण हमारे। तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर हम आ बोले तो आ के अंदर टुकड़े हो सकते हैं क्या? ए प्लस ए, तो आ हो जाएगा ना। तो इसके टुकड़े होंगे। तो वर्ण कौन क्या होते हैं? कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके खंड न हो सके, टुकड़े न हो सके, उसके हम क्या कहेंगे? वर्ण। फिर आता है बेटा हमारा वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए बेटा? 50। क्योंकि इसमें 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 11। कौन से हैं? ए से औ तक। ए और ए, ये क्या है? अयुग्मा। फिर हमारे व्यंजन कितने? 33। कैसे? है तक 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। कौन से हैं 4? क्षेत्र, गैश्र। ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 50। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग मैंने बता दिए बेटा। स्वर कितने हैं, अयोगवा कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और संयुक्त व्यंजन कितने हैं। अब बेटा आता कि वर्ण के भेद। कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र इकाई होती है। इसका जब हम उच्चारण करेंगे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कि स्वर क्या होता है? एक स्वतंत्र इकाई है जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसको हम क्या कहेंगे? स्वर। स्वर संख्या में कितने होते हैं बेटा? 11। अब स्वर के भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, बिल्कुल कम से कम समय लगे, उसको हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। जैसे ए, ई, उ, री। इनके उच्चारण में हमें बिल्कुल कम समय यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है, उसको हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगे, उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हमारे? दीर्घ स्वर। फिर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जैसे हे राम, ओम। इसमें ज्यादा समय लगेगा, हर्ष स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। फिर बेटा व्यंजन। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन में किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की। कि जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसे क, क प्लस ए, द प्लस ए, यानी कि ए इसमें स्वर मिला हुआ है। जितने भी व्यंजन हैं उनके अंदर क्या मिला हुआ है बेटा? स्वर, ए मिला हुआ है सब में। तो यहां पर इनकी उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ी? हमें स्वर की।
तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श करना, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भी अंग को छूती है, यानी कि स्पर्श करती है, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है ध्वनि। कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को छूती हुई बाहर निकलती है, कि जब वो आवाज बाहर आती है तो किसी भी अंग को, यानी कि किसी भी भाग को, जिह्वा के किसी भी भाग को छूती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श करना, उससे घिसती हुई निकलना, स्पर्श व्यंजन, छूती है उसको, तो क्या है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। कैसे? मैं। अब हम क का उच्चारण करेंगे तो हमारा कहां से आती है आवाज? कंठ से आती है। तो यानी कि हमारे जो व्यंजन किसको छूकर आते हैं? कंठ को। तय, हमारी जीवा किसको छूती है? तय। दांतों को, तो क्या हो गया? दंत। तो यहां पर दांतों को छूती है, मुख के भाग को ही छूती है ना, तो यहां पर कौन सी है? ये स्पर्श व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा विशेष रूप से सक्रिय नहीं होती, वो अपने आप कोई क्रिया नहीं करती। क्या होता है? जो उस व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन है, उनके बीच की स्थिति होती है। स्पर्श व्यंजन और उस व्यंजन के बीच की स्थिति को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो इसमें क्या है स्थिति? कि न तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है और न ही हमें किसी अंग को छूते हैं, इनकी बीच की स्थिति है, तो ये अंतस्थ है। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकले, जब हम उस शब्द का, उस वर्ण का उच्चारण करेंगे, उस वर्ण का, तो हमारे जीवा जो हवा मुख से कैसी होगी? गर्म हवा निकलेगी। उसको हम क्या कहेंगे? उस व्यंजन। कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकले, उसको हम क्या कहेंगे? उस व्यंजन। जैसे श, से, है। श, से, है। तो यहां से आप उच्चारण करके देखिए कि बाहर मुख से गर्म हवा निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। फिर बेटा हमारे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? कि पहले मैंने वर्णमाला में बताए थे ना, हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों के जोड़ने से एक नया व्यंजन बनता है। कितने व्यंजनों को? 2 व्यंजनों को जोड़ने से जब एक नया व्यंजन बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, क प्लस श प्लस ए, 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं और साथ में स्वर। ग, ज प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पर क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। बेटा ये किसमें और होता है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जिसमें एक जैसे 2 व्यंजन आते हैं। जब एक जैसे 2 व्यंजन मिलकर एक शब्द बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे पक्का, क और क 2 मिले हुए हैं व्यंजन इकट्ठे, तो यहां पर क्या? पक्का। क्या ये? द्वित्व व्यंजन। फिर बेटा हमारा आता उच्चारण स्थान। कि उच्चारण स्थान क्या है? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनकी स्थिति, यानी कि उनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, मृदा से होता है, तालु से होता है, ओठों से होता है, या दांतों से होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान। जैसे कैवरग, कैवरग, क का उच्चारण कहां से होता? कंठ से। कैवरग में जो 5 है कैवरग, उनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। चैवरग, च, उनका हम उच्चारण करेंगे। अगर हमारी जीवा आवाज अगर कंठ से निकल रही है
कि हमारा दबाव किस पर पड़ रहा है, कंठ पर, तो वहां पर कंठ उच्चारण स्थान कहां से होगा, कंठ है, यानी कि कंठ से उच्चारण स्थान है हमारा। अगर हमारी जीवा हमारे मुख के ऊपरी भाग को छू रही है तो उस समय हमारा कौन सा होगा, मूर्धा, कि हमारा मुर्दा, ये जीवा हमारे ऊपरी भाग को छू रही है। अगर हमारी जीवा दांतों को छू रही है उच्चारण करते समय, जैसे तय तय हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा कहां लगेगी, दांतों पर, दांतों से मिलेगी जाकर, तो वहां पर क्या होगा, दंत। अगर हमारे होठ उच्चारण करते समय आपस में मिल रहे हैं, जैसे पै फै बै, तो यहां पर होठ मिल रहे हैं आपस में, तो यहां पर कौन सा होगा, ओष्ठ। तालु, अगर हमारी जीवा उच्चारण करते समय ऊपर तालु का लग रही है तो उसमें क्या होगा, तालवे। मूर्धा के अंदर जीवा की जो हमारी आगे का भाग होता है मुड़कर पीछे की तरफ जाएगा, उसमें मोड़ आएगा, जिसका उच्चारण करते इसमें मुड़ेगी। जैसे टै, टै का उच्चारण करते समय हमारी जीवा की जो आगे की नोक मुड़ जाएगी और ऊपर लगेगी, मुड़कर अंदर की तरफ जाएगी, तो उसमें क्या होता है, मूर्धा। समझ में आया बेटा। जैसे कंठ का उच्चारण जब हमारा उच्चारण करते समय दबाव किस पर पड़ेगा, कंठ पर, तो कंठ होगा। जब हमारा उच्चारण करते समय जीवा दांतों से लगेगी तो क्या होगा, दंत। जब हम उच्चारण करेंगे हमारी जीवा ऊपर तालु के लगेगी तो तालवे। जब हम उच्चारण करेंगे हमारी जीवा का आगे का भाग मुड़ जाएगा, आगे का भाग मुड़कर ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, तो वहां पर मूर्धा होगा। होठ मिलेंगे, ओष्ठ होगा। अगर हमारे उच्चारण करेंगे जब हमारी आवाज नाक से निकलेगी तो कौन सा होगा, नासिक है। तो बेटा ये हमारे उच्चारण स्थान, हम ऐसे इनका उच्चारण करके देखेंगे कि हमारा कैवरक का उच्चारण कहां से होता है, चैवरक का कहां से होता है, य का कहां से होता है, लय का कहां से होता है का उच्चारण कहां से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हम इनका उच्चारण करके हम पता कर लेंगे कि हमारी जीवा की क्या क्रियाएं हैं, कि हमारी आवाज कहां से निकल रही है, कि जीवा ने, हमारी जीवा होठों की मिली है या दांतों से मिली है या तालू से लगी है, तो उसके आधार पर हम उच्चारण स्थान का निर्धारण करेंगे कि इसका इस वर्ण का उच्चारण कहां से हुआ है। धन्यवाद।